आपके हाथ में किताब मिली, आपकी उंगलियों के बीच एक कलम आई, ये तब संभव हुआ जब आपके पुरखे कुदाल फावड़ा चलाते चलाते थक गए, खप गए। तो बहुत सारे लोगों की फर्जी डिग्री हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें डिग्रियां भी ओरिजिनल रखनी है, मेहनत से पढ़ाना है। हम किसी भी प्रोफेशन में हो, उससे पहले हम इस देश के एक नागरिक हैं। आपके बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। देश भर के तमाम जगहों पर आप जाते हैं, सामाजिक न्याय की बात हो, चाहे वो आरक्षण के समर्थन की बात हो, चाहे वो जो मंडल की राजनीति रही है 90 के दशक में, उस समय तो इस तरीके की पॉलिटिकल कमेंट्री बहुत कम देखने को मिलती होगी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। चूँकि आज ये ज़माना है कि लोग इस पॉलिटिकल कमेंट्री को या फिर उसके पक्ष में बात करने के लिए खुलकर जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, और हाल ही में बिहार सरकार ने जातीय सर्वेक्षण किया है, जो टॉक ऑफ द टाउन है आज के डेट में। तो आपको कैसा लगता है कि आप जो बातें करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? बहुत सारे लोग आपको टारगेट भी करते हैं, मैं देख रहा था कि डेथ थ्रेट्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो क्यों एक शिक्षक को ये ज़रूरी है जो आप बातें कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की, आरक्षण की, जनगणना की? बहुत अहम सवाल है ये। असल में एक देश बनने और उसे सबका देश महसूस करने की एक यात्रा है। उस यात्रा में हजारों साल का अपना एक इतिहास है, संघर्षों का, विचारधाराओं का और दगाबाजियों का भी। लेकिन हम बहुत पीछे न जाकर के आज़ाद भारत से शुरू करें। जब तक भारत का संविधान इस देश में लागू नहीं था ना, बहुत बंटा हुआ देश था। मतलब अब राष्ट्र आधुनिक संकल्पना है, एक राजा अपने मोहल्ले के लिए दूसरे से लड़ रहा था, उसके लिए देश का मतलब उतना ही था। कुछ जाति थी जो बाकी जातियों के शोषण पर टिकी हुई थी। गांव, शहर या कस्बे सब बंटे हुए थे, संसाधन, जमीनें, सब कुछ। जब आजाद हुआ भारत, तब उस दिन एक ख्वाब देखा गया, और वो आजादी केवल अंग्रेजों से आजादी थी। इस देश में बहुत बहुत किस्म की गुलामियां थीं, उनसे आज़ाद करने के लिए भी लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन जब हम इसको एक पैरामीटर माने तो 26 जनवरी 1950 को इस देश में एक नई इबारत लिखी गई। जब इस देश में संविधान लागू हुआ, हर नागरिक की आंखों में यह भरोसा दिया गया कि अब आपकी जाति देख करके, आपका धर्म देख करके, आपका क्षेत्र देख करके किसी किस्म का बंटवारा नहीं होगा आपसे। आप अमीर हैं तो वोट देने का अधिकार होगा, जमींदार हैं तो वोट देंगे, पुरुष हैं तो वोट देंगे, सवर्ण हैं तो वोट देंगे। अब ये नहीं होगा, सब लोग वोट दे सकते हैं, सब बराबर हैं। वहीं से इस सफर को देखते हैं। उस दिन एक ख्वाब ये देखा गया कि हर नागरिक को हम ये ट्रेन करेंगे कि ये नया भारत जो बनेगा ना, वो सबका होगा। सब, बहुत सारी खाइयां थी जिसे पाटा जाना था। आज जहां हम खड़े हैं, कई तरह के सवाल ऐसे हैं जिसमें चिंता होती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर उसको सरकारी प्रायोजन ढंग से उसको मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हम नागरिक भी नहीं बना पाए। हम किसी भी प्रोफेशन में हो, उससे पहले हम इस देश के एक नागरिक हैं, जो भारत के संविधान के मुताबिक होना था। मिसाल के तौर पर, अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एक ठेके पर प्रोफेसर हूं 14 साल से, तो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी मेरी कक्षा है, मेरी किताबें हैं, मेरा लेख है, मेरा पढ़ना, लिखना और पढ़ाना है, और ये मैं जी रहा हूं, ये मेरा पैशन है। मैंने बहुत सारे करियर छोड़ करके इसे चुना है, और मैं आज भी चाहता हूं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि आप कौन सा एक काम करना चाहेंगे, तो मेरी क्लासरूम मुझे बहुत प्यारी लगती है। मैं हर बार नए नए विद्यार्थियों के सामने मुखातिब होता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, थोड़ा सिखाता हूँ। लेकिन इससे भी पहले मैं एक नागरिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लासरूम एक खूबसूरत क्लासरूम बने। ये तब तक संभव नहीं है जब उस क्लासरूम के बाहर की दुनिया खूबसूरत ना हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लासरूम में डाइवर्सिटी हो, सब मिलके साथ में पढ़ें, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए वहाँ से सबक सीख कर निकलें। ये तब तक संभव नहीं है जब बाहर की दुनिया उसके लिए तैयार ना हो। इसलिए मैंने ये महसूस किया कि आप कितने भी अच्छे शिक्षक हों, इसके पहले आप एक नागरिक भी हैं, और उसकी जिम्मेदारी के नाते कुछ सवाल ऐसे हैं जिसके लिए आपको बाहर भी काम करना पड़ेगा।
कुछ सवाल ऐसे हैं जिस पर आपको बोलना होगा। आपके हाथ में किताब मिली, आपकी उंगलियों के बीच एक कलम आई। ये तब संभव हुआ जब आपके पुरखे कुदाल फावड़ा चलाते चलाते थक गए, खप गए, तो पहली पीढ़ी के लोगों के हाथ में कलम और किताब आई। इसलिए हमारी जिम्मेदारी कई गुना ज्यादा है। हमें एक बेहतर शिक्षक भी होना है, और अभी आएंगे उस जातिवार जनगणना पर बात करेंगे। तो बहुत सारे लोगों की फर्जी डिग्री हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हमें डिग्रियां भी ओरिजिनल रखनी है, मेहनत से पढ़ाना है। साथ में हमें एक खूबसूरत दुनिया बनाने के लिए बाहर भी मेहनत करनी है। इसलिए मैंने ये चुना कि अगर मेरे हाथ में किताब है तो मैं क्यों ना उस किताब का इतना इस्तेमाल करूं कि जिसके हाथ में किताब ना हो उसको भी कुछ ऐसी बात बताई जाए कि उसकी जिंदगी खूबसूरत बने। एक बेहतर देश बनाने के लिए जिम्मेदारी मेरी है कि मेरा विश्वविद्यालय बेहतर हो, मेरी क्लासरूम बेहतर हो। इससे पहले मुझे ये चिंता होनी चाहिए कि क्योंकि 1 घंटे अगर कोई बच्चा मेरी क्लासरूम में है तो बाहर वो 23 घंटे है। अगर वो बाहर नफरत सीख करके आएगा तो मेरे क्लासरूम में अभिनय करेगा मोहब्बत का, फिर बाहर निकलेगा तो नफरत करेगा। इसलिए मैंने बाहर भी अपना एक काम चुना, एक जिम्मेदारी चुनी कि जो सवाल मुझे इस देश को बेहतर बनाने के लिए जरूरी लगते हैं, जो विचार मुझे इस खूबसूरत दुनिया को बनाने के लिए सबसे जरूरी लगता है, मैं उस विचार पर भी लिखूं, पढ़ूं और बोलूं। इसके लिए हमने ये चुना कि हम, और ये जिम्मेदारी के तहत है क्योंकि जो ठीक इसी वक्त जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, एक अच्छे माहौल में यहाँ बैठे हुए हैं, लाइट कैमरा एक्शन सब कुछ है, ठीक इसी वक्त हमारी उम्र के ढेर सारे लोग रिक्शा चला रहे होंगे, ठेला चला रहे होंगे, खेत में काम कर रहे होंगे, मिल में काम कर रहे होंगे। हम उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि संविधान कैसे खतरे में है, देश को बेहतर कैसे बनाना है, किसका हक मारा जा रहा है, कैसे एक बराबर की दुनिया बनेगी, वो सोचे, क्योंकि इस सिस्टम ने उन्हें इतना कमजोर कर दिया है कि वो हैंड टू माउथ है। इसलिए मैंने ये चुना कि अगर मेरे पास ये मौका है लिखने, पढ़ने, बोलने, सोचने और बरतने का, तो शिक्षक होने के पेशे के साथ मैं क्यों ना अपनी नागरिक होने की जिम्मेदारी भी निभाऊं। इसलिए मैंने ये चुना। और ठीक बात है, आपने अपने सवाल में पूछा भी कि लोग गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं। बिल्कुल देते हैं, लेकिन उसके साथ जब कुछ लोग हैं जो मोहब्बत भी करते हैं, और ढेर सारे लोग ऐसे हैं। वैसे भी जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाया करती थी तो अच्छा काम था पढ़ाना। हाँ। लेकिन उन पर भी गोबर फेंके जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे। उससे भी दिलचस्प ये है कि वहाँ भिड़े वाला, मैं उस जगह गया हूँ, वहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। उनके पिता को, ज्योतिबा फुले के पिता को ये समझाया गया कि आपके घर के लोग धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं। पोस्टर लगाए गए कि इनका बहिष्कार करो, और वो काम क्या था? शिक्षा देने का। तो हमने बिल्कुल यही चुना है, चाहे वो सामाजिक न्याय का विचार हो, संविधान का विचार हो, हमने ये चुना है कि नहीं भाई, सबका भारत तब बनेगा जब सब इस तरह से सोचेंगे। तो ये एक चुना हुआ कदम है जिसे हम जी रहे हैं। मेरा भी मानना ये है कि एक शिक्षक की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं है। क्लासरूम के बाहर अगर समाज के अंदर द्वेष, नफरत या असमानताएं या कुरीतियां या बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज के अंदर, उसको भी उजागर करना, उसको चिन्हित करना और समाज को झकझोरने का भी काम मुझे लगता है शिक्षक का है। लेकिन मेरे बचपन से सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में हमेशा ये रहा है कि एक आदर्श इंडिया क्या है। बहुत बार हम लोग एक सुनते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया, आइडियल इंडिया। मुझे आज तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया कि आदर्श भारत, लोकतांत्रिक भारत की बात कर रहा हूँ मैं, उस भारत की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं था, जहाँ पढ़ने लिखने का बहुत सारे वर्गों को अधिकार नहीं था। मैं आज़ादी के बाद के भारत की बात कर रहा हूँ कि एक आपके लिए एक शिक्षक के रूप में, एक नागरिक के रूप में आदर्श भारत की परिभाषा क्या है। क्योंकि लोकतंत्र लोग अक्सर दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन मेरे लिए लोकतंत्र है कि अपने नागरिकों को एहसास कराने वाली चीज़ है। ये पाकिस्तान को या अमेरिका को बताने वाली चीज़ नहीं है कि हम लोकतंत्र देश में रह रहे हैं। तो मुझे ये सवाल हमेशा मेरे मन में रहा है कि आदर्श भारत क्या है और कैसा होना चाहिए। जी, जब हम आदर्श शब्द को देखते हैं, सुनते, बरतते हैं, तो एक बार ये विचार होता है कि आदर्श वह है जो हकीकत में नहीं है। ये एक फिलोसफिकल डिबेट है, इसको यहाँ से शुरू करते हैं। तो असल में जब हम कहते हैं कि आदर्श भारत क्या है, तो असल में वही भारत जैसा इसे होना चाहिए। किसी को कोई दुख न हो, कोई बड़ा छोटा न हो, कोई किसी का हकमारी न करे, सब मोहब्बत प्यार से रहें। असल में ऐसा होता नहीं।
वो आदर्श क्या है, वो आदर्श वो है जो कभी हकीकत में नहीं है। लेकिन अगर हम एक सवाल के रूप में इसे देखें कि आदर्श भारत क्या है या कैसा होना चाहिए, आइडिया ऑफ इंडिया, मेरा पसंदीदा टर्म यही है, आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की संकल्पना। वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या होगा, इसके तो कुछ फॉर्मूले हैं, उसकी कुछ शर्तें हैं। एक आदर्श भारत या आदर्श राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र वह होना चाहिए जिसमें मेरी क्लासरूम में केवल लड़के ना बैठे हों, उसमें लड़कियां भी बराबर की संख्या में। केवल शहर के बच्चे ना हो, उसमें गांवों के भी बच्चे हों। केवल एक जाति के ज्यादा बच्चे ना हो, उसमें उन जातियों के भी हों जिनको शायद कभी शिक्षा नहीं मिली। मेरा आदर्श क्लासरूम वह क्लासरूम है जिसमें डिबेट हो। मैं तो चूंकि हायर एजुकेशन में, स्कूल में हम है नहीं, मैं उन बच्चों को ये कहता हूं कि हम आपके सामने कोई मास्टर वो नहीं है कि हम बताएंगे कि सच क्या है और तुम आप मानोगे कि सच ये है। हमारे हायर एजुकेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपना सच आपसे साझा कर रहे हैं, आप अपना सच